हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2022 के अंतर्गत आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि परीक्षाएं हैं आपकी जैसे ITI इंस्ट्रक्टर है, लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है, पेट का एग्ज़ाम जो आपका सितंबर में होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन और फॉर्म भी चल रहे हैं। तो इन सभी से रिलेटेड हमने दोबारा से अपनी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है और इस सीरीज़ में अभी तक हमने बात कर ली है दो सेट्स की। ए और बी सेट हमने कवर कर लिए हैं। ये है हमारा आज का सी नंबर का सेट। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैंने कोशिश करी कि कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन तो नहीं कर पाया हूँ, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाई लैंग्वेज में करने की कोशिश करिए, ताकि सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी रहे कि भाई जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन को इंग्लिश में कर सकते हैं, जो हिंदी में करना चाहें वो हिंदी में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट जो हम लोग कराते हैं, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे आप लोग देखते हैं, वो क्वेश्चंस एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली आप उनसे नॉलेज तो लेते ही हैं, बट जब कभी भी आप इसको बेस्ट तरीका यह है करने का कि जब कभी आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करिए, एक पेपर और पेन साथ में रखिए, उसमें आप नोट डाउन करिए कि ये क्वेश्चन है, मतलब फलाना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो आप उस चीज़ को डायरेक्टली आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो उससे आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है, एलिफेंट वाटरफॉल जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, एलिफेंट वाटरफॉल जो है ये आपका शिलोंग में है। कहाँ पर है? शिलोंग के अंदर। शिलोंग के अंदर देखने को मिलता है। और शिलोंग किसकी कैपिटल है? शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, वाटरफॉल को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं जलप्रपात। तो ये है आपका मेघालय के अंदर। और मेघालय को कहा जाता है एडोब ऑफ क्लाउड। एडोब ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अक्सर जो है वो कह लीजिए कि एक लंबा समय बादलों से घिरा रहता है पूरा इन्वायरमेंट। और यहाँ पर गारो हिल्स, खासी, जयंतिया, ये चारों जो तीनों हिल्स का जो एक संगम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नौक्रोच नेशनल पार्क और बालकरम नेशनल पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेघालय करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सॉइल वाटर स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जो हम इसको हिंदी में देखें तो ये पूछा जा रहा है, मृदा जल तनाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है टेंशियोमीटर। ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सॉइल वाटर स्ट्रेस को मेज़र करना है, मृदा जल तनाव को मेज़र करना है। ठीक है, टेंशियोमीटर। अगर जो हम यहाँ बात करें फोटोमीटर की, देखिए दोनों में लिखने में अंतर है, बट दोनों में पढ़ने में एक ही जैसी चीज़ आती है, फोटोमीटर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के नाम तो इंग्लिश और हिंदी में किसी में भी लिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए, फोटोमीटर की जब हम बात करते हैं तो ये मेज़र करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। ईएम स्ट्रेंथ को ही मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है फोटोमीटर। पायरोमीटर जो है ये आपका यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। जब आपका टेम्परेचर आपको मेज़र करना है, जैसे मतलब सन का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो उस जैसे चीज़ों को मेज़र करने के लिए, बहुत ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर हाई है उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो होता है पायरोमीटर। और साइक्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप मेज़र करते हैं ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को। ह्यूमिडिटी मेज़र की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेंशियोमीटर। फिर देखिए, अगला प्रश्न है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं, ये किस राज्य के अंदर आपका स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये है दंतेवाड़ा के अंदर। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा कहाँ पर है? दंतेवाड़ा है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। दंतेवाड़ा के अंदर ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है
गुरु घासी जो एक टाइगर रिजर्व है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इंद्रावती और गुरु घासी टाइगर रिजर्व ये दोनों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? छत्तीसगढ़ के अंदर। इंद्रावती करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। कुकी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ठीक है, कुकी हो गया, एक है नागा और मैत्री। ठीक है, ये क्या है? ये एक ट्राइबल नेम्स है बेसिकली, ये ट्राइबल पीपल्स के नेम है, जो जनजातीय लोग होते हैं। ट्राइबल पीपल्स के नेम है ये, जनजातियों के नाम है कुकी। तो ये जो नागा, मैत्री या कुकी, ये जो प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये पाई जाती हैं मणिपुर के अंदर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा मणिपुर के अंदर। ठीक है, और मणिपुर में कौन सी हिल्स आपको देखने को मिलती है? चटगांव हिल्स जो है, चटगांव हिल्स। देखिए मणिपुर जो है वो चटगांव हिल्स के फुट हिल्स पर है। मतलब जो चटगांव हिल्स है उसका जो फुट हिल है, फुट हिल का मतलब क्या होता है कि जो नीचे का इलाका होता है, जैसे आपका हिमालयंस है, हिमालय ये है आपका, और मतलब हिमालय में आपका उत्तराखंड हो गया आपका यहाँ पर, और फिर ये हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर जो उत्तराखंड के बाद फिर ये जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, जो आपका लखीमपुर खीरी और इधर जो बिल्कुल पहाड़ों के नीचे वाला इलाका है, वो कहलाता है आपका फुट हिल्स। ठीक है, तो चटगांव फुट हिल्स के आपको यहाँ पर देखने को मिलती है मणिपुर के अंदर। और मणिपुर के अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, वो है लोकटक लेक। लोकटक लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और लोकटक लेक के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक कह लीजिए फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो आपको यहाँ पर मणिपुर के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, जो कि कुकी प्रजातियां जो है वो आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र क्लास 3 वॉज रीनेम्ड एज इन 1967। देखिए अशोक चक्र वर्ग 3 जो है, मतलब इसका जब देखिए 15, ये अशोक चक्र जो है ये 15 अगस्त 1947 से मिलना चालू हो गया था। ठीक है, बट ये जो 1967 का जब टाइम आया, उस टाइम पर इस अशोक चक्र क्लास 3 जो कैटेगरी रखी गई थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। यहाँ पर ये पूछा गया कि वो नाम क्या था? वो नाम था शौर्य चक्र। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अवार्ड्स हैं ना बहुत सारे, तो यहाँ पर जो दो कैटेगरीज में बेसिकली अवार्ड्स को बांटा गया है। एक है वॉर टाइम पर, जंग के समय कौन से अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे आपका परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, परमवीर चक्र, वीर चक्र। ठीक है, ये जब जंग चल रही है तो वहाँ पर जिन लोगों ने सर्वोच्च बलिदान या बहुत अच्छा काम किया है तो उनको मिलता है। और एक होता है पीस टाइम पर, जो शांति का समय है, जैसे अभी करंट टाइम पर कोई वॉर नहीं चल रही है हमारी किसी के साथ में, तो इस टाइम पर जो मिलते हैं अवार्ड, जैसे अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया। ठीक है, और जैसे होता है ना किसी फील्ड में किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, तो वो किसी फील्ड में इन द सेंस कि मतलब हम बात कर रहे हैं सेना की। देखिए ये सब क्या अवार्ड्स हैं, सेना से रिलेटेड है, भारतीय सेना से रिलेटेड अवार्ड है। तो जैसे सेना मेडल होता है, बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्ति को सेना मेडल। ठीक है, इस तरीके के जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। प्रश्न में पूछा गया था अशोक चक्र वर्ग 3 को क्या नाम दिया गया है? वो नाम दिया गया है शौर्य चक्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पूछा गया है वो कौन से पहले क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्रिकेटर जो कौन है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए थे ओडीआई के अंदर। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच होता है उसके अंदर सबसे पहले जो है 10,000 रन पूरे करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। ये सभी को पता होगा, सचिन तेंदुलकर। अब हम बात करें अगर जो सचिन तेंदुलकर के अलावा और कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने पूरे 10,000 रन जो है वो अपने वनडे क्रिकेट के अंदर कंप्लीट किए हैं। तो इनके अलावा जो है मतलब इन टोटल अगर जो हम बात करें इंडिया के अंदर, इन टोटल 5 लोग हैं जिन्होंने 10,000 रन अपने पूरे कंप्लीट किए हैं। तो उनमें से पहला नाम है, आप कह लीजिए, देखिए एक तो सचिन तेंदुलकर हो गए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बाद आता है नाम विराट कोहली का। विराट कोहली ने भी अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। सौरभ गांगुली का नाम आता है, उसके बाद नाम आता है राहुल द्रविड़ का, और फिर MS धोनी। तो ये जो 5 लोग हैं, इन पाँचों लोगों ने 10,000 रन जो है वो कंप्लीट किए हैं। बट सबसे पहले पूछा गया है, फर्स्ट पर्सन के बारे में पूछा गया है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? परमानेंट
मेंबर्स कितने होते हैं, स्थायी सदस्य कितने होते हैं। देखिए, अगर जो हम बात करें, इसे कहते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं इन टोटल, जिसमें से 5 मेंबर्स होते हैं आपके परमानेंट और 10 मेंबर्स होते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब 2022 में चुने गए तो वो 2024 तक रहेंगे, उसके बाद कोई नया मेंबर किसी नई मेंबर कंट्री को उसको वहाँ पर ऐड किया जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 मेंबर्स होते हैं, इनके पास होती है एक स्पेशल पावर जिसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर होती है इनके पास। वीटो पावर इन द सेंस, इस एक विशेष ऐसा अधिकार होता है, इनमें से किसी एक मेंबर ने भी अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर दिया तो मतलब कोई सा भी रूल या कोई सी भी जो डिस्कशन हो रही है वो वहीं पर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि भाई अब इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी, बात ख़त्म, ये वाली बात हो जाती है। मतलब हमने कह दिया ना तो ना, अब आगे कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये वाली कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। ये केस, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं रशिया के केस में। अभी जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो यूएनएससी के अंदर रशिया के, देखिए अगर जो हम बात करें ना, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं चीज़, ये जो 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं। तो इन कंट्रीज़ की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक तो फ्रांस है, रशिया है, यूएसए है, यूके है और चाइना है। ठीक है, ये 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं, परमानेंट मेंबर है। तो देखिए रशिया और यूक्रेन, सॉरी नॉट यूक्रेन, दैट इज़, हाँ राइट, रशिया और यूक्रेन, इन दोनों की क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। अब ये हुआ कि भाई मीटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल की, तो रशिया ने अपना क्या किया, वीटो पावर इस्तेमाल किया, है ना। वीटो पावर, भाई अपने विरुद्ध तो वोट नहीं करेगा ना रशिया, तो उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद जो मीटिंग का जो भी एजेंडा था वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, रूल्ड आउट हो गया। तो इस तरीके का जो एक वीटो पावर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया भी अभी एट प्रेजेंट जो है, इंडिया भी यूएनएससी का मेंबर है, टेम्परेरी मेंबर है, इन 10 लोगों में से शामिल है। कोशिश हो रही है कि शायद हम परमानेंट मेंबर बन जाएं भविष्य में, बट पता नहीं कब तक बनेंगे और क्या कितना टाइम लगेगा उन चीज़ों में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कितने लोग हैं इसके अंदर स्थायी मेंबर्स, वो है 5। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राजेंद्र गोयल, राजेंद्र गोयल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है, ये पूछा गया है। राजेंद्र गोयल बेसिकली कौन है, क्रिकेटर है, क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो बीसीसीआई जो होता है, ठीक है, भारत क्रिकेट काउंसिल कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, मुंबई के अंदर। ठीक है, और बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट जो है, वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो है वो एट प्रेजेंट कौन है। ठीक है, जब कभी हो सकता है भविष्य में आप ये वीडियो देखें तो हो सकता है उस टाइम पर कोई और व्यक्ति बन जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें कोई पर्सन किसी पोस्ट पर है, तो जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, जैसे सभी के साथ होता है, उस टाइम कोई और होता है, और फिर मान लीजिए 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद भी आप देखते हैं तो हो सकता है बंदा चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, तो वो करंट इशू हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो पहली कौन सी कंट्री है जिसने कार्बन टैक्स इम्पोज किया। कार्बन टैक्स इम्पोज करने वाली, देखिए कार्बन टैक्स का मतलब ये हो गया कि जब आप फॉसिल फ्यूल्स या कोई सा भी ऐसा पदार्थ चलाते हैं जिससे कार्बन निकलता है, ठीक है, तो उस पर सबसे पहला जो टैक्स लगाने वाली कंट्री थी वो थी न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड, और ये कब लगाया था, 2005 में ये कार्बन टैक्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था अपने पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है सर हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी, ठीक है, हम्फ्री डेवी, ये किस चीज़ को इन्होंने इन्वेंट किया था, किस चीज़ का आविष्कार किया था इन्होंने, ये पूछा गया है। तो इन्होंने आविष्कार किया था सेफ्टी लैंप का। सेफ्टी लैंप, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और कब किया था, 1815 के अंदर, 1815 के अंदर ये फाइंड आउट किया था, डिस्कवरी की थी। सेफ्टी पिन की हम बात करें तो इसको फाइंड किया था, डिस्कवर किया था वाल्टर हाउंट ने। ठीक है, और फिर हम बात करें अगर एक्सरे की, तो एक्सरे को जो फाइंड किया था रोनाल्ड सोम ने, रोनाल्ड सोम। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एरोसोल जेल का आविष्कार किसने किया। देखिए एरोसोल जेल का आविष्कार जो है ये किया था एरिक रोथेमिन, एरिक रोमेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर रहेगा एरोसोल कैन का, एरोसोल कैन का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, और ये कहाँ से हैं, ये हैं नॉर्वे से। ठीक है, नॉर्वे से हैं ये, और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। ठीक है, ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जो नोबल पीस प्राइज़ होता है, नोबल पीस प्राइज़, शांति का जो प्राइज़ होता है नोबल के अंदर, नोबल पीस प्राइज़, जो 6 अवार्ड दिए जाते हैं 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर।
तो जो 5 हैं वो तो आपके अलग हो गए, बट जो छठा है पीस प्राइस वाला वो आपको नॉर्वे की राजधानी नॉर्वे के शहर ऑस्लो में दिया जाता है आपका, ठीक है, पीस प्राइज। और नॉर्वे को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी हम इसे जानते हैं नॉर्वे को, ठीक है। तो एरिक रोथेम, इन्होंने इन्वेंट किया था एरोसोल कैन को। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के अंदर टीसीपी या फिर आप इसे शॉर्ट में कहते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी एक कहा जाता है इसे, और टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा गया है। तो टीसीपी का देखिए, टीसीपी है ना, टीसीपी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम दिए गए हैं आपको, पूर्वोत्तर राज्यों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। 2011 के अनुसार जो है महिला साक्षरता जो है तुलनात्मक न्यूनतम किस में है। बस देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आपको इन सभी राज्यों की ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितनी है, तभी आप कंपैरेटिव स्टडी बता सकते हैं कि भाई किसकी कितनी क्या है, ठीक है। तो अगर जो हम आसाम की बात करें, तो आसाम के अंदर जो मेल का जो आपका एजुकेशन बेसिकली लिटरेसी रेट है वो कितना है, ये 77, मैं ग्राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, 77% के आसपास है। फीमेल का यहाँ पर देखने को मिलता है 66%। मेघालय के अंदर ये आपका मेल का जो है मेल लिटरेसी रेट ये आपको देखने को मिलेगा 75%, फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा आपको 72%। मणिपुर के अंदर मेल लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा 83% एंड फीमेल लिटरेसी रेट आपको मिलेगा 70%। एंड सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो सिक्किम के अंदर मेल लिटरेसी रेट आपको 86 मिलता है और फीमेल लिटरेसी रेट मिलता है 75। तो देखिए सबसे कम पूछा गया इसमें किसमें, महिलाओं के अंदर है ना, महिला साक्षरता दर सबसे कम किस में है ये पूछा है। तो देखिए 66 सबसे छोटा है, तो दैट मीन्स असम, असम जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और असम की जब हम बात करते हैं तो असम की कैपिटल कौन सी है, दिसपुर है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, मजदूली आइलैंड बनता है, रिवराइन मजदूली आइलैंड बनता है, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा गया है कि आपको पहला हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो है भारत में पब्लिश हुआ था 30 मई 1826 को, उसका नाम क्या था, उसका नाम था उदयंत मार्तंड। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, देखिए उदयंत मार्तंड यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन बी रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा उदयंत मार्तंड, ठीक है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पर ऑप्शन नहीं रटिए, ठीक है। उदयंत मार्तंड ये पहला एक मार्तंड जो हिंदी न्यूज़पेपर था जो पब्लिश हुआ था, और इसके जो पब्लिशर थे वो कौन थे, राइटर जो थे, मतलब जो उसको एडिट करते थे एडिटर, वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला, पंडित जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है। फिर देखिए हम बात करते हैं गर्म पानी सेंचुरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए गर्म पानी सेंचुरी जो है आपकी दिपहू के अंदर, दिपहू एक जगह है, और ये जगह है कहाँ पर, असम के अंदर। तो असम के अंदर ही लोकेटेड है असम, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया है, तो असम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा ऑप्शन का गड़बड़ हो गया है, बट आंसर ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं सारे बट ऊपर नीचे हो गए, तो असम जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है आपका आसाम, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के अंदर प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने, प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे पहले शिक्षा मंत्री, और इनका जो जन्म दिवस होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, वो होती है 11 नवंबर को। इस दिन हम नेशनल एजुकेशन डे जो है पूरे देश के अंदर सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध रसौद वादक है, रसौद वादक, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है रसौद, उसको बजाते हैं, वो कौन है, वो है अमजद अली खान। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, अमजद अली खान, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं आगे।
एलोरा गुफाओं का निर्माण, एलोरा अजंता गुफाएं जो है ये सब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में आपको औरंगाबाद में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है वहाँ देखने को मिलती हैं। इन्हें बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले दो क्वेश्चन की। दो क्वेश्चन और बचे हुए हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन के। चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? देखिए, जो चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के नाम से भी हम जानते हैं, जाना जाता है। और ये बना था 1448 के अंदर। ठीक है, 1448 के अंदर ये बनाया गया था। और किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए राणा कुंभा जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस देश के मॉडल से राज्यपाल के पद को अपनाया? जो हर स्टेट का एक राज्यपाल होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने, ये किस देश के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, बोरो किया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये हमने बोरो किया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ बोरो की। तो ये था आपका सेट सी फॉर द यूपी ट्रिपल एस सी फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपका जीएस वाला पार्ट आता है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ ढांड के मैं आपके लिए ला रहा हूँ। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।